अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और एक नए हफ्ते की शुरुआत। यकीनन सबसे पहले कल से ही हम देख रहे थे कि ख़बरों में हमें ये सुनाई दे रहा है कि कराची में एक अजीब सी स्मेल आपको फ़िज़ा में महसूस हो रही है और इसको कहा गया कि शायद सुई गैस के हवाले से ये कोई एक बड़ी तब्दीली है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इसकी क्योंकि नई गैस पाइपलाइंस पूरे शहर में आप देख रहे हैं कि डल रही हैं, तो उससे ये रिलेटेड है। क्या इसकी लीकेज को चेक करने के लिए इसकी जो फ्रेगरेंस या खुशबू या जो भी आप उसको कहना चाहें उसको बदला जा रहा है, बट देयर हैज़ बीन सम एरर। इसके बारे में क्लैरिटी से अभी कुछ नहीं कहा जा सका। हम मुतालिका इदारों से भी इन टच हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑफमेंट सामने नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह हमने कहा कि पाकिस्तान भर में एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी की एक जो ईवल है वो एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है। सामने खबर आती है कि कल हमने जिस तरह देखा कि सवात में सवात पुलिस स्टेशन के करीब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें 14 लोगों के शहीद और 18 लोगों के उसमें ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं। दिस इज़ अ न्यू वेव, लेकिन क्या इसके ताने बाने रीजनल पॉलिटिक्स से जोड़े जा सकते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम अक्सर ये कहते हैं कि बैरूनी क़ुव्वतें और हाथ शामिल है, लेकिन बहरहाल ये एक नया फितना है जो पाकिस्तान के इस वक्त सामने है, जबकि पाकिस्तान एक बहुत ही अहम किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ग्लोबली जो सिचुएशन है जिसमें सबकी उम्मीदें यही थी कि वो डी एस्केलेशन की तरफ मामला जाए, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पा रहा। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो सवात पुलिस स्टेशन के करीब होने वाला बॉम्ब ब्लास्ट है, ये काबुल चौक के करीब हुआ जहाँ पे एक एंटी टेरर प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रही थी। इसके अलावा ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि इसके अंदर जो शहीद होने वाले ज़्यादातर अफराद हैं उनका ताल्लुक पुलिस फोर्सेस से है। केपी के गवर्नर, सीएम, प्रेसिडेंट साहब सब ने ही इस अटैक को कंडेम किया है। इसके बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रा इंटरनेशनल और पाकिस्तान के दोनों जो सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस है उस पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं एयर कोमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, सीनियर एनालिस्ट है और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी मामलात पे एक गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये सवात पुलिस स्टेशन के करीब होने वाले जो अटैक है उससे शुरुआत करना चाहूँगी। एक नई लहर नज़र आ रही है दहशत गर्दी की पाकिस्तान में। आपके ख्याल में इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? और साथ ही साथ प्रोटेस्ट का भी एक सिलसिला जारी है। इज़ दिस इलेक्टोरल एडमिन रिलेटेड चैलेंजेस जो कि हर रियासत के सामने होते हैं, और डू यू फील दैट देयर इज़ समथिंग डीपर देयर? जी, बहुत शुक्रिया सिद्रा साहिबा, आपने इनवाइट किया। बहुत अफसोसनाक है और इसमें कोई शक नहीं कि कंडेम जितना भी किया जाए, लेकिन इसके आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ताने बाने सिर्फ लोकलाइज नहीं है, ना कोई लोकल फ्रस्ट्रेशन है, ना कोई लोकल ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम कहेंगे पिन पॉइंटेड एक आइसोलेटेड एक वाक़या है। जी। ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक ऐसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लान कह लें या स्ट्रैटेजी चल रही है। क्योंकि मैं पहले भी एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि जो मई 2025 में जिस तरह हमारे दुश्मनों को शिकस्त हुई, फिर उसके बाद हमने एक रीजनल स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर या एक कंट्री के तौर पर अपने आप को मनवाया। जी। उसके बाद आप देखिए पिछले 13-14 महीने में पाकिस्तान ने ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को कन्विंस किया और अपने आप इमेज ये रिस्टोर भी किया कि हम कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं हैं, हम किसी स्पॉन्सर नहीं करते, हम एक पीस स्टेबलाइजिंग मुल्क हैं और लोग हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी। तो ये ज़ाहिर है हमारे जो भी दुश्मन है, चाहे वो अक्रॉस जस्ट बॉर्डर हों या ट्रांस बॉर्डर हों, किसी को भी ये हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान की रेलेवेंस बने, पाकिस्तान का एक ट्रस्ट बिल्ड हो। और देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि जितनी आपने कोई भी मुल्क होता है, वो इंडस्ट्री ले लें, आईटी ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले लें, वो आप पैसों से कर सकते हैं अगर आपके रिसोर्सेज हों। जो आप नहीं पैसों से खरीद सकते दुनिया में, वो आपका इमेज होता है, वो आपका एक वक़ार, एक रिस्पेक्ट होती है और एक परसेप्शन जो लोग आपके बारे में रखते हैं, वो आप खरीद नहीं सकते। पाकिस्तान को बिल्कुल। वो मिली है इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो वो ज़ाहिर है किसी को नहीं सूट करती। तो इस तरह के जो टारगेटिंग की जाती है, वो बुनियादी तौर पर एक कॉन्फिडेंस शैटर किया जाता है, ना सिर्फ लोकल मकामी लोगों के लिए, ताकि वो एक पाकिस्तान की हुकूमत और लोगों के दरमियान दरार डाली जाए, बल्कि ग्लोबल ये मैसेज दिया जाता है कि ये इनस्टेबल मुल्क है, जी। दहशतगर्दी का शिकार है। अगर कोई कोई इन्वेस्टमेंट सोच रहा है, ख़ास तौर पर केपी के में टूरिज़्म बहुत है,
तो कोई भी ऐसा सोच रहा है तो वो ना करे ऐसा। तो आई थिंक ये उसी की कंटिन्यूएशन लग रही है लेकिन अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और सियासी और समाजी मामलात मिलते नज़र आ रहे हैं खालिद साहब। हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक दफ़ा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये मशवरा दिया कि वो अपने सियासी जो मसाइल हैं उनको हल करें। दूसरी तरफ ISPR के प्रेसर में भी हम देखते हैं कि कहा गया कि मुल्क की जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्म फोर्सेस नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुस्तहकम इदारे हों और गुड गवर्नेंस का मुजाहरा करें तमाम ही गवर्नमेंट्स। सो इज़ दिस बिज़नेस एज़ यूजुअल, या ये कोई बहुत ही ऐसी पॉलिटिकल हमारी फॉल्ट लाइंस हैं जो इस वक्त ट्रिगर हो चुकी हैं? नए सूबों की भी इसमें बाज़गर सुनाई दे रही है, वो डिबेट भी खुल गई है। दीज आर बिग इंटरनल चैलेंजेस, और उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि दिस न्यू वेव ऑफ टेररिज्म, where do you think's going, where do you see things going, and how do you think that the political parties will find a solution to this? देखिए, दुश्मन वहीं पेनिट्रेट करने में कामयाब होता है जहां पे दो एक एलिमेंट होते हैं, हैव और हैव नॉट का गैप बहुत बढ़ जाए जी। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों के अंदर कॉम्प्रोमाइज हुई हो किसी वजह से भी, चाहे वो जी। लैक ऑफ गवर्नेंस हो, इंसाफ ना मिल रहा हो, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ना हो, आप बच्चों का मुस्तकबिल ना क्लियर हो लोगों को, तो फिर लोग समझते हैं कि मेरा स्टेक क्या है स्टेट के साथ। जी। जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की, सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी, आप अगर किसी सूबे के किसी शहर के लोगों से जाके पूछें कि ये जो गवर्नर है, ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये जो मिनिस्टर हैं, ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये डू यू ओन देम? जितनी ज्यादा वो ओन करेंगे उतना ही ज्यादा लॉयल्टी हुकूमत से बनती है, उस गवर्नेंस से बनती है। मैं आपको न्यूयॉर्क का बताता हूँ, अगर न्यूयॉर्क का मैं किसी एक शख्स का नाम पूछूं तो हम ममदानी का नाम ही लेंगे। जी। वो कौन? जब लंदन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे सिवाय मेयर के? दैट मीन वो मेयर है कौन बेसिकली? वो मेयर चाहे वो न्यूयॉर्क का हो, चाहे वो लंदन का हो, वो लोगों का नुमाइंदा है, वो लोगों के मसले हल करता है। जितनी ज्यादा हमारे वो बिल्कुल ठीक, मैं फैसल से भी एग्री करता हूँ और एक ओवरऑल परसेप्शन भी है। जितना ज्यादा फॉल्ट लाइंस आप जिसकी तरफ इशारा बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि अब हमारे दुश्मन उसी को तो कैपिटलाइज करते हैं सर, कि जब लेकिन लोग लेकिन इफ़ आई मे इंटरजेक्ट, मुझे ये बताइए कि कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़रूरी हैं जिस पे लोगों की कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ शहर इस कदर आबादी के हवाले से और अपने रिसोर्स के हवाले से स्ट्रेंड और स्ट्रेस्ड हैं कि ये कई मुल्कों से इनकी आबादी तजावुज़ करती है। यानी अगर आप कराची और लाहौर शहर की बात करें, ये कई छोटे ममालिक से बड़ी आबादी से मुतामिल शहर हैं। तो इसमें दो राय तो नहीं है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कई सियासी जमातें नए सूबों की फॉर्मेशन को अपनी रेड लाइन करार दे रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इट्स मोर ऑफ देखिए, उनकी सिर्फ से या होल्ड, या मैं कहना चाह रहा हूँ एक एलिमेंट ऑफ कंट्रोल या इन्फ्लुएंस समझ के वो कॉम्प्रोमाइज समझते हैं, लेकिन आई थिंक हमें लोगों का भला देखना चाहिए, एक बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। हमें अपनी, जिसका कहते हैं ना कि लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लोगों को फायदे फैसिलिटेशन पहुंचाने के लिए। चले बाकी छोड़ देते हैं, हमारे कितने मुल्क के एरियाज हैं जहां लोकल बॉडीज इफेक्टिव हैं, वो लोकल बॉडीज भी उसी लिए इफेक्टिव नहीं हो पा रही क्योंकि जो हमारे चंद एक लीडर टॉप पे हैं वो चाहते नहीं है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, मेरी जो कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग मेरे पास है वो नीचे डाइल्यूट करता है। लेकिन दुनिया में कहीं तरक्की हो नहीं सकती जब आप सेंट्रलाइज कमांड रखेंगे, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग रखेंगे और सेंट्रलाइज सोर्सेज भी रखेंगे। अब बलूचिस्तान में भी ये मसला है, चंद ट्राइबल्स, फ्यूडल्स और चंद एक इलेक्टिव जो लोग हैं वो नीचे फिल्टर डाउन तो नहीं होती। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक आम लोगों को ये ना पता हो, मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में कहा कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग या सेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज एंड मोर ऑल्सो होपफुलनेस फॉर फ्यूचर सर। आज की तो चले जो सिचुएशन है सो है, लेकिन अगर उम्मीद बाकी है कि आने वाला कल बेहतर होगा, बच्चों का और नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक है, तो इंसान शायद आज की सख्ती भी सह लेता है। कुछ रीजनल मामलात की तरफ आते हैं। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि ट्रैवल एडवाइजरीज अमरीका की तरफ से जारी हुई हैं अमरीकी शहरियों को कि वो जल्द अज जल्द मिडल ईस्ट को छोड़ दे। दूसरी तरफ ईरान ने इस बात को डिनाई किया है कि उन्होंने कोई ऐसी अपील नहीं की है या ऐसा कोई वो हरबा या इस तरह के कोई चैनल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसमें उनकी ख्वाहिश हो कि अमेरिका फौरी तौर पे अपने हमलों को रोके, हालांकि दुनिया की ये ख्वाहिश है। तो क्या एक दोनों पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि उनकी बर्तरी अभी भी बढ़ी हुई है? हाउ डू यू थिंक दिस विल रीच सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी? सिद्धार्थ साहब, जब तक दोनों मुल्क ये समझते हैं इंडिविजुअली अपने अपने लेवल पर कि उनकी पेन इन्फ्लिक्ट करने की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंड्योर करने की पेन जो है,
जी। तो दोनों का परसेप्शन यही है। देखिए, ईरान ने बेसिकली बहुत अरसा जो 40 दिन जंग हुई मोस्टली पेन एंड्योर की, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव करता रहा अपने लिए। जी। अमेरिका पर अब उसने जो अभी राउंड देख रहे हैं, जब आप जॉर्डन तक बमबारी देख रहे हैं, तो उसने ये समझा है कि वो पेन एंड्योर कर चुका है। अब अमेरिका स्केल है, इसको पेन एंड्योर करने की जरूरत है। तभी आपने देखा कि वो इन्फ्लिक्ट करने पर ज्यादा जोर दे रहा है। इन्फ्लिक्ट कैसे करना चाह रहा है वो? बुनियादी तौर पर जब मिडल ईस्ट को उसने तमाम जो अरब ममालिक हैं मोस्टली उन पर जब हमले किए, तो जी। ज़ाहिर है हमारा कंसर्न था। वो है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ऑफ वॉर, यानी कि आप एक आपने सेट कर लिए अपने पैरामीटर्स, उन्हीं को रिपीटेडली टारगेट करें, जिसमें 49% उसने यूएई पे हमले किए, 19% सऊदी अरब पर किए। अब उसने लेडर ऑफ एस्केलेशन को वर्टिकली भी एक्सपैंड किया। वर्टिकल वो है जो एक नया आप डायमेंशन पुल बैक कर लें, पुल इनटू द वॉर, जो कि जॉर्डन है। जी। और एक और एलिमेंट हमें जरूर नोट करना चाहिए कि जो पिछले हमले हुए थे, मैं उसको देख रहा था, उनकी ट्रैकिंग, उनके वेपन्स को, वो एक सैटेलाइट जितनी पिक्चर ईरान लेता था वो कमर्शियल सोर्सेज से मेरे नॉलेज के मुताबिक लेता था। पहली दफा जो जॉर्डन पर से हमले किए, जिसमें 3 अमेरिकन मारे गए, फिर उसके बाद F-35 3 तबाह होने की भी रिपोर्ट है। इस दफा उसको रियल टाइम फुटेज या रियल टाइम अपडेट मिली है, पॉसिबली फ्रॉम रशिया या चाइना। वो वजह ये है कि ऐसे स्ट्राइक्स करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर के दो, अगर कमर्शियली आप लें तो दो डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक, वो फुटेज बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं होती, और दूसरा रिलेटिवली आउटडेटेड होती है, वो 1 दिन से लेकर 7 दिन पुरानी हो सकती है जो कमर्शियली सही। आप लेते हैं। इस दफा रियल टाइम इसलिए है कि अमेरिकन ऑपरेशंस की मूवमेंट के दौरान उसने मारा है। और कौन है जो उसको इतना एग्जैक्ट बताता है कि कौन से हैंगर या शेड के अंदर F-35 खड़े हैं, जो यकीनन। ऑब्वियसली साउथ इंडियन यानी डॉलर का आप जहां कहना चाह रहे हैं लाइन ऑफ अटैक से आपकी कैपेबिलिटी, आपकी माइट और आपकी टेक्नोलॉजी भी आया होती है, और यकीनन ये एस्केलेशन अभी ख़त्म नहीं होती नज़र आ रही। सर, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ के ऊपर जो नेगोशिएशन है, जो अग्रीमेंट है, उसको दोबारा रिविज़िट किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को इस वक्त खोला जा रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन? एंड ये एक आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिख रही है, या अभी ये टनल बहुत लंबा है? नहीं, फिलहाल इसलिए लंबा है कि ईरान को जो न्यू फॉर्म लिवरेज मिली है, और आप एग्री करेंगे कि 28 फरवरी को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली थी, उसके बाद बंद हो गई, नहीं खुली, इंडियन अमेरिका सुपर पावर से नहीं खुली, तो उनको काउंटर ब्लॉकेट करना पड़ा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए, और फिर भी नहीं खुली। अब जो डेवलपमेंट जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो बुनियादी तौर पर जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, वो ओमान से मिलकर ईरान ये चाह रहा है। एक तो वो था जो पहले कि जी कोई भी ना गुजरे जब तक ईरान की मर्जी ना हो। जब दुनिया का बहुत प्रेशर आया तो ईरान ने एक सेगमेंट थोड़ा सा चेंज किया है। वो कह रहा है कि जो ऑयल लेकर, यानी जो भरे हुए ऑयल टैंकर्स होंगे, वो ईरानियन कोस्ट के साथ साथ से गुजरें, और जी। वापस जो है वो ओमानी कोस्ट की तरफ से चले जाए। ईरान ने अपनी तरफ से एक बैलेंसिंग फैक्टर एक डालने की कोशिश की सही है, सही। लेकिन अमेरिका उस पर बिल्कुल नहीं मानेगा। उसको पता है कि असल मामला तो ये है कि टैंकर जब गुजरेंगे ऑयल लेकर, तो वो ईरान की मर्जी से नहीं गुजरना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो फ्यूल सप्लाई चेन्स हैं वो इस वक्त पूरी तरह मुतासर हैं। तभी ओपेक ने प्रोडक्शन कोटा को इंक्रीज़ करने की भी बात की है, और ये तकरीबन 188,000 बैरल्स पर डे हो जाता है टिल सितंबर। सो दैट इज़ येट टू बी सीन द इम्पैक्ट इट विल हैव। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब मौजूद रहने के लिए हमारे साथ। एंड वी कवर 2 बिग स्टोरीज, ना सिर्फ ये जो पोलिटिकली रीजनली यहाँ पे क्या हो रहा है, और दूसरा ये कि नए प्रोविंसेस, नए सूबों की जो डिबेट है, उसके बाद एक दफ़ा फिर बैकलैश नज़र आ रहा है। जो मंझी हुई सीनियर पॉलिटिकल जमातें हैं वो इसको अपनी रेड लाइन कहती हैं। उनका कहना है कि ये तो वो होने ही नहीं देंगे, और दूसरा ये भी कि अगर उजलत में ऐसे फैसले किए जाएँ तो यकीनन मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके लिए रोड ब्लॉक्स खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड वील बी बैक विद मोर स्टोरीज।